स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। क्या जंग में सब कुछ जायज है? मिडिल ईस्ट में जारी जंग और युद्ध के बीच ये सवाल इजराइल और उसकी सेना से पूछा जा रहा है। इसकी वजह है कि ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट में ये कहा है कि इजरायली सेना ने गैर कानूनी रूप से दक्षिणी लेबनान के एक गांव पर सफेद फास्फोरस यानी व्हाइट फास्फोरस वाले गोले से हमला कर दिया। जियो लोकेटिंग और 7 तस्वीरों को वेरीफाई करने के बाद ह्यूमन राइट्स वॉच ने यह कहा है कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान गांव होयमोर के रिहायशी इलाकों में तोप खाने का उपयोग कर उसका इस्तेमाल करके सफेद फास्फोरस दागा। इससे पहले लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने भी कहा कि इजराइल ने तोप खाने और फास्फोरस गोलाबारी से इजराइल की सीमा के पास रिहायशी शहरों को निशाना बनाया गया। अब इस हमले की निंदा हो रही है, आलोचना हो रही है, क्योंकि ये बम इंसानी शरीर को 815 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान भस्म कर देता है। आपको ये बताएं कि इजराइल ने 2024 के युद्ध विराम के बावजूद हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर लेबनान में हमले जारी रखे हैं। उसने ईरान से जंग शुरू होने के बाद पिछले हफ्ते से लेबनान में लगातार कई एक के बाद एक हमले किए, लेकिन अब यह हमला वॉर क्राइम जैसा बताया जा रहा है। क्या इजराइल ने लेबनान में पार की लक्ष्मण रेखा? लेबनान पर इजराइल का फास्फोरस बम। सफेद फास्फोरस से तड़प तड़प कर मरी 400 लेबनानी। 815 डिग्री सेल्सियस का टॉर्चर, स्किन झुलसा देने वाली मौत। ये एक तरह का वॉर क्राइम माना गया है। दक्षिणी लेबनान के योमोर गांव की शांत फिजाओं में जब आसमान से आग के गोले बरसे तो वो सिर्फ बम नहीं थे, वो सफेद मौत का तांडव था। जंग के बीच इजराइल पर दक्षिण लेबनान के योमोर जैसे रिहायशी इलाकों में सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल का गंभीर आरोप है। ये घातक बम 815 डिग्री सेल्सियस पर जलकर मानव मांस और हड्डियों को गला देता है। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच की हालिया रिपोर्ट और जियोलोकेटेड तस्वीरों ने इस विवादित हथियार के इस्तेमाल की पुष्टि कर दुनिया को झकझोर दिया है। मार्च 2026 के शुरुआती हफ्ते में हुए हमलों में 83 बच्चों समेत 400 लोग मारे गए हैं। इजराइल पर आरोप है कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने के बहाने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ताक पर रखकर व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया है। HRW के रिसर्च रामजी कैस के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के योमोर जैसे रिहायशी इलाकों में आर्टिलरी के जरिए फास्फोरस दागा है। सफेद फास्फोरस कोई साधारण विस्फोटक नहीं बल्कि एक बेहद घातक रासायनिक पदार्थ है। ये जैसे ही हवा के संपर्क में आता है ऑक्सीजन के साथ खुद ब खुद जलने लगता है। इसकी भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह 815 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पैदा करता है। हालांकि इजरायली सेना अक्सर ये तर्क देती है कि वो सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल केवल स्मोक स्क्रीन धुआं पैदा करने के लिए करती है ताकि दुश्मन की नजरों से बचा जा सके, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नागरिक आबादी के बीच इसका उपयोग युद्ध अपराध के समान है। इधर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट रूह कपा देने वाली है। 2 मार्च 2026 से 8 मार्च 2026 के बीच हुए हमलों में कुल 400 मौतों का दावा किया गया है। 1130 से अधिक लोग घायल हैं, जिसमें 83 बच्चे और 42 महिलाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री राकान नासरुद्दीन ने इसे एक गहरा मानवीय संकट करार दिया है। रिहायशी इलाकों में इस केमिकल का गिरना न केवल तत्काल मौत का कारण बन रहा है, बल्कि जीवित बचे लोगों के लिए ऑर्गन फेलियर और गहरे इन्फेक्शन जैसी लाइलाज बीमारियां भी छोड़ जा रहा है। आपको बता दें कि सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल जंग में क्यों किया जाता है। रात में बैटलफील्ड को रोशन करने, दुश्मन के ठिकानों को जलाने के लिए होता है। घने सफेद धुएं की चादर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि सेना की आवाजाही छिप सके, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसका इस्तेमाल रिहायशी इलाकों पर बैन है।
और इसी मुद्दे पर हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बिना देरी किए आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का मैं बहुत स्वागत करना चाहती हूँ हमारे इस विषय में चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन शुरुआत में जेके बंसल जी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। फिलहाल अब जो लड़ाई है वो जहर तक आ गई है। जहर में फास्फोरस बम के इस्तेमाल को लेकर कर रही हूँ और उसको टर्म का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेबनान में इजराइल पर यह आरोप है कि इजराइल लेबनान में फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। क्या इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स यही बता रही हैं। दूसरा कि ये कितना घातक हो सकता है। हम सब ये जानते हैं कि इंसानों के लिए, वातावरण के लिए, इमारतों के लिए, त्वचा के लिए, जानवरों के लिए कितना घातक है, लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून अब किसी की नजर में कुछ नहीं है क्या? थैंक यू मनीषा, गुड इवनिंग। आपने जो प्रश्न है, आपने दो पार्ट में आपने पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्या है, और ये घातक तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और ये भी डिपेंड करता है किस इंटेंशन से किया गया है। ये स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए इंटेंशन से किया गया है तो घातक इतना नहीं होगा, लेकिन अगर डिस्ट्रॉय करने के लिए किया गया डेफिनेटली घातक। और जहां तक इंटरनेशनल कानून का मतलब है, का संबंध है, वो तो कोई फॉलो कर ही नहीं है अभी जो है, जो पेस्कोव हैं, दिमित्री पेस्कोव स्पोक पर्सन है रशिया के, उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों कोई जो है पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने दोबारा कहा है भी एक मीटिंग बुलाई जाए यूएन में, 5 जो ये सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। तो अब आप देखें तो ये पूरा वर्ल्ड ओवर अब ऐसा चल रहा है कि सब माइट इज राइट है और कानून को कोई, जो जहां तक यूएन का सवाल है, वो टूथलेस टाइगर है, उनको कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है। अब रशिया ने भी जो है यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, तो ये भी एक उस समय इनको इंडेक्टेड किया हुआ था, जो है जिनको इंडेक्टेड किया हुआ था कि वो किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस या जो क्रिमिनल कोर्ट है, नेतन्याहू को भी किया हुआ है। और इसी तरह से आप देखें तो चाइना भी तलाश में है कि वो कब जो है ताइवान को कब्जा ले। वो तो एक ये है, प्रेशर है उनके ऊपर में अमेरिका इस वजह से। तो ये इंटरनेशनल कानून तो कोई मान ही नहीं रहा आजकल। और जहां तक सवाल इसका है, अगर इजराइल ने ये किया है तो ये गलत किया है, लेकिन आज की तारीख में किसी भी जो जितने भी क्लेम्स हैं या जितने भी प्रोपेगेंडा हैं, उनकी सत्यापना करना तो बहुत मुश्किल है कि कैसे किया जाए। लेबनान तो कहेगा किया है, इजराइल कहेगा नहीं किया हुआ है। इसी प्रकार से जो ईरान है, उसने भी क्लस्टर बम डाले हैं इजराइल के ऊपर में, वो भी बैंड है, तो उन्होंने भी डाले हैं। तो ये सब जो आज की तारीख में कोई इंटरनेशनल कानून को मान नहीं रहा है, मानवता का कोई ख्याल नहीं रख रहा है। सिर्फ ये है कि हमको तो युद्ध करना है और युद्ध में दूसरी पार्टी को झुकाना है। उसमें जैसे कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वो सिस्टम हो रहा है कि हम वॉर में कुछ भी करें, उसको हर चीज को वो अपना जस्टिफिकेशन देने के लिए सभी तैयार हैं, जो भी इस चीज को कर रहा है। लेकिन इसमें कुछ जो है, कोई मानवता का और इंटरनेशनल कानून का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो बेकसूर लोग हैं वो अननेसेसरली मारे जाते हैं, इफेक्टेड होते हैं। उनको जो है, आप चाहे डायरेक्ट युद्ध से कीजिए या इनडायरेक्ट कीजिए, जो इस तरह जो अभी बिजनेस ठप है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, तेल का संकट गहरा रहा है, कुछ कंट्री में फूड भी नहीं है, जहाँ पे जैसे अभी गल्फ कंट्रीज हैं, उनको कुछ कंट्रीज हैं जहाँ से इंडिया से फूड जा रहा है, यूएई वगैरह को। तो इस तरह से देखते हुए, और तो और आप ये देखिए कि ये कहा गया था कि डिसैलिनेशन प्लांट है गल्फ के अंदर में, जो पानी लेते हैं समुद्र के पानी को खारे को मीठा करने के लिए करते हैं। तो पहले ये रिपोर्ट आई थी कि ईरान जो है गल्फ कंट्रीज के सभी जो डिसैलिनेशन प्लांट हैं उनको बॉम्ब करेगा, लेकिन उससे पहले ईरान करता, अमेरिका ने कर दिया। और करने के बाद में भी उन्होंने ये देखा कि जो रिपोर्ट आई है कि 30 गांव इससे इफेक्टेड हैं और जो उनकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इससे इफेक्टेड है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अभी जो भी लड़ाई के मैदान में हैं आज की तारीख में, वो ये चाहते हैं राइट और रॉन्ग किसी भी तरह से जो हमें दुश्मन को नुकसान पहुंचाना और उसको झुकाना है, उससे सरेंडर कराना है। तो इस तरह की मानसिकता है। बैक टू यू मनीषा। ठीक है डीके गुप्ता जी, आपसे सवाल है। फिर तो 1977 के उस जेनेवा कन्वेंशन ट्रीटी को भी याद रखना चाहिए, जिसमें खुद रूस ने हस्ताक्षर किए थे। हालांकि रूस पर भी फिर यूक्रेन के ऊपर इस तरह के हमले, फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगा। फिर ये इंटरनेशनल कानून, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून कहाँ रह जाता है, और ये कौन कहेगा, कौन इंटरफेयर करेगा? अब ये पूरा मामला, ये पूरी बात के हाथ से निकल चुकी है कि अब ये नौबत आ गई है कि
कि फास्फोरस बम का इस्तेमाल अब जो इजराइल है वो लेबनान के इलाकों में कर रहा है, हिजबुल्लाह को मात देने के लिए, उसे रोकने के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अब इंटरफेयर करना चाहिए, इसे थोड़ा सीरियस लेना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत पहले ही कहा था कि जो है रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। यूएन अब एक डिफंक्ट बॉडी है, और आप ये देखिए कोई भी कंट्री इसको मान नहीं रहा। जो है डायरेक्ट जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया और पीस बोर्ड बना दिया एक गाजा के लिए, और वो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बना दी। इसी प्रकार से जब एक बार इंटरनेशनल उसमें गया था चाइना का मामला, जो इंटरनेशनल वाटर में या जो था, उन्होंने उस कानून को नहीं माना। इसी प्रकार से आप देखिए, जैसे आपने कहा कि रशिया भी जो है अपना अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर, वो भी इंटरनेशनल कानून के मुताबिक लेकिन जो यूएन है वो एक उसके पास में कोई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है। लेकिन जो 5 परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर्स हैं जो वीटो पावर रखते हैं, जिसमें रशिया है, यूएस है, फ्रांस है, चाइना है, यूके है, तो अगर जब तक ये इसको नहीं मानेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। इंटरनेशनल कानून ऐसा तो है नहीं जैसे किसी कंट्री का कानून होता है, उसको एनफोर्स करने के लिए पुलिस है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है। ये जो है जो बाकी इंटरनेशनल में अगर सब लोग चाहें तो इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स रखी जाती है, उसको इम्प्लीमेंट तो किया जाता है, लेकिन वो सबकी सहमति से ही हो सकता है। जब उसको अगर वो मानने से इनकार कर दे तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए ठीक है, यही सवाल मेरा मीटिंग करते हैं, यही सवाल मेरा डीके गुप्ता जी से था। डीके गुप्ता जी, आपका टेक इस पर क्या है? रिहायशी इलाकों में फास्फोरस बम जैसे पदार्थ का इस्तेमाल किया जाना या उसका इस्तेमाल वॉर में किया जाना, ये तो वॉर क्राइम कहता है, ये तो वॉर क्राइम के अंदर आता है ना, ये तो अपराध माना जाता है। और 1977 का जो कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन ट्रीटी है, वो भी ये कहता है, इसमें तो तमाम देशों के हस्ताक्षर हैं, लेकिन फिर भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरी तरीके से चुप है। क्या एक अलग रिफॉर्मेशन होना चाहिए? जी जी, आप सभी लोगों को जय हिंद और जय भारत। देखिए मनीषा जी, जो वार चल रहा होता है तो उसमें बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन आती है। और मैं बता दूं कि अगर 12 दिन का युद्ध का हम लोग लें इजराइल का, तो इजराइल ने 12 दिन के युद्ध में एक भी ऐसी जगह, गलती से हुआ होगा लेकिन एक भी ऐसी मिसाइल फायर नहीं की जो ईरान में सिविलियन को अटैक किया होगा। इस बार एक गर्ल्स का जो है स्कूल टारगेट हुआ है। हाँ। वो रिसर्च के बाद है कि उसमें एक्चुअली क्या था, अदरवाइज ये रिस्पॉन्स। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे, इस रिपोर्ट को देखते हैं। बट हमने उन ग्रेव्स की भी तो फोटो देखी सर, वो है ना, मैं उन ग्रेव्स की बात कर रही हूँ जिसमें 180 या 160 बच्चे थे, छोटे छोटे ग्रेव्स थे, वो उन आरोप लगा। नहीं, अमेरिका खुद ये कह रहा है कि मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं कि ऐसा कैसे हुआ कि वहां लड़कियां बच्चे थे, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं थी। अमेरिका बोल रहा है मैं स्टडी कर रहा हूं इसका पहली बार। अब इसकी रिपोर्ट को देखिए, इस रिपोर्ट को बनाया किसने? ह्यूमन राइट वॉच का जो बंदा इसको बनाया है वो लेबनानीज है। ओके, वो लेबनानीज है। वो देखिए लिखा उसका नाम भी, राजमी कैट, लेबनानी रिसर्चर्स एट ह्यूमन राइट वॉच ऑन द एम्प्लॉयमेंट। वो लेबनानी आदमी है, सत्य कितना है क्या है उसने पब्लिश किया, क्योंकि जब वो रिसर्चर है तो उसको अपना पब्लिश करने का पावर भी होगा। तो ये पर देखिए उन्होंने कई फील्ड्स नहीं किया, उन्होंने बोला कि हमने जो क्लाउड्स का शेप देखा। हाँ। देखिए उसमें लिखा है कि लेकिन एक न्यूयॉर्क की एक मानवाधिकार समूह की तरफ से भी एक रिपोर्ट छापी गई है, तो उसमें भी ये लिखा गया है कि इजरायली सेना ने 3 मार्च 2026 को दक्षिणी लेबनान शहर योमोर के घरों के ऊपरी तोपखाने से दागे गए सफेद फास्फोरस गोला बारूद का गैर कानूनी रूप से इस्तेमाल किया। सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इस रिपोर्ट को जो ह्यूमन राइट्स जिस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, एक लेबनानी से छापी है, पहली बात। दूसरी बात कि इन्होंने फील्ड में जाके उसको चेक नहीं किया है ना, वहां पे जाके इन्होंने लिखा है क्लियरली कि सोशल मीडिया पे जो क्लाउड्स का हमने जो शेप देखा, 8 क्लाउड के शेप से हम इस निष्कर्ष पहुंचने के फास्फोरस रहा होगा। ये चीज के अगर जब मैं सामने पढ़ रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स का साइट पे पढ़ रहा हूँ, उन्हीं की ही साइट है, तो इसका मतलब कि हम पहले मेरी प्राइमा फेसी इसको हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि इजराइल ने ऐसा किया होगा, क्योंकि इजराइल और ईरान का जो मैं क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ कई सालों से, तो इजराइल किसी हद तक जाता है, लेकिन वो कोशिश ये रहता है कि वो जो इंटरनेशनल मानक है उसके हिसाब से। अभी ईरान के युद्ध में देखिए जितने भी उनके टारगेट हुए हैं, एक्सेप्ट लड़कियों का जो स्कूल था, उसके बाद सारे कहीं कहीं उनके संसाधनों पे हुए हैं। कहीं पर भी सिविलियन को नहीं मारना है, तेहरान में कभी ऐसा नहीं मारा जहां। लेकिन ईरान दावे कर रहा है सर कि हमारे तो 1500-1400 लोग मारे गए हैं।
क्योंकि ईरान का देखिए, ईरान का है क्या, ईरान एक स्टेट है, स्टेट के अंदर एक स्टेट खोमैनी है, एक स्टेट है ईरान, स्टेट के अंदर एक खोमैनी स्टेट है। एक ईरान ही ऐसा दुनिया में देश है जहां दो फौज है, हाँ। एक फौज है देश के लिए, एक फौज है खोमैनी के लिए, आईआरजीसी फौज के लिए और खोमैनी के लिए। तो ये लोग बहुत पुराने हैं जो ह्यूमन को शील्ड करते हैं। जहां पे हम टारगेट कर रहे हैं, अगर हमको रॉकेट लॉन्चर पे, तो वहां पे पता चला कि वहां पे छिपा के रखे हैं, लगता है कि उसके वजह से नहीं मारेंगे, लेकिन वो टारगेट से नहीं हटेंगे। इजरायली और अमेरिकन का बड़े प्रिसाइज, हमारे एयरफोर्स के अंदर छोटा सा इजराइल है, लेकिन हमारे एयरफोर्स के बहुत सारे पायलट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं इजराइल में, इतने एक्सपर्ट हैं वो। तो उनका जो टारगेट होगा प्रिसाइज होता है। अगर प्रिसाइज के बीच में अगर आप ह्यूमन सीड लाओगे तो मारे जाओगे, जैसे जम्मू कश्मीर में करते हैं, अब तो बंद हो गया है। तो ये रिपोर्ट जो मैंने पूरा डिटेल में इसका पढ़ा, तो डिटेल पढ़ने के बाद बोला कि एक तो लेबनानीज ने बनाया है, इन्होंने कोई फील्ड में जाके चेक नहीं किया, इन्होंने सोशल मीडिया से पिक्चर लिया है। इन्होंने मेंशन की ऑन सोशल मीडिया पे जो दिया हुआ है उसके हिसाब से लग रहा है कि फास्फोरस है। तो हम लोग ये कंक्लूड नहीं कर सकते इस पर कि वो फास्फोरस ही रहा होगा, जब तक कि कोई एक जिम्मेदार एजेंसी उसको डिक्लेयर न कर दे। जी मनीषा जी। हाँ, नहीं, मैं वैसे न्यूयॉर्क के मानवाधिकार एक रिपोर्ट भी पढ़ रही थी, उसमें भी खैर इसका जिक्र किया गया है कि 3 मार्च में ये जो गैर कानूनी तरीके से इसका इस्तेमाल है वो किया गया। खैर चलिए ठीक है, हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ईरान कितना तैयार है? ईरान है इस स्थिति में? फिर तो वो दुनिया के लिए घातक है, फिर तो वो पूरी गल्फ कंट्रीज के लिए घातक है अगर इसका इस्तेमाल होता है। फिर ईरान ये दावे कर रहा है कि उसके 400 लोग तड़पा कर मार दिए हैं, तो ईरान क्या फिर ये झूठा नैरेटिव सेट कर रहा है? नहीं, देखिए, वाइड स्प्रेड यूज नहीं हो पाता फास्फोरस गैस का, उसका कहीं एक पर्टिकुलर, जैसे कि क्लस्टर बम का होता है, तो एक क्लस्टर बम की खासियत होती है कि 8 किलोमीटर के अंदर वो 2.5 किलोग्राम के गोले गिराता है। 8 किलोमीटर के अंदर मिसाइल कहीं एक जगह नुकसान एक बिल्डिंग को करेगी, एक पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन को करेगी। तो क्लस्टर ऐसे ही फास्फोरस को आप, जैसे कि अगर आप मान लीजिए ग्रेविटी के से अगर आप उसको आकाश से छोड़ते हैं किसी से, तो वो बाहर ही ऊपर ही फैल के रह जाएगी। ये तो कहीं जैसे गोला दाग के कहीं एक जगह आपने पर्टिकुलर 200-400 मीटर की एरिया में आपने उसको मार दिया, तो वहां पे गैस फैल जाएगी। उसमें जहरीली गैस है, एक प्रकार से बर्निंग बहुत ज्यादा करती है, तो उससे वहां के लोग इम्पैक्ट, लेकिन इससे एक बड़ा लॉस नहीं किया जा सकता। मतलब हम बड़े युद्ध की तरफ जा रहे थे, हमको बड़े टारगेट करने होंगे। और आज की डेट में युद्ध में आप मानव को मार के नहीं जीत सकते। आप मानव को मार, आपको उनके सिस्टम्स को फेल करना है, उनके इंस्टॉलेशन को फेल करना है, उनके आर्मी को डिस्करेज करना है, उनके एयरफोर्स को डिस्करेज करना है। तो ये चीजें जो है, अदर पब्लिक ना सामने लड़ने के लिए आएगी और नहीं वो कभी एक हथियार उठाएगी। और फौज भी, कितनी भी बड़ी फौज हो किसी देश की, कितनी बड़ी भी फौज हो, अगर लीडरशिप पे आप नेल करते हैं, अगर उसके इंस्टॉलेशन पे नेल करते हैं, उसके सिस्टम्स को अगर बर्बाद करते हैं, तो बड़ी से बड़ी आर्मी भी आपकी हार मान लेगी। रीजन बीइंग कि कोई भी आर्मी दूसरे देश में पहले जमाने जैसे महाभारत रामायण में होता था कि सामने से लड़ते थे, वैसा नहीं है वो होता है। तो यहाँ पे जो वारफेयर है टोटली टेक्नोलॉजिकल वारफेयर है, चाहे वो किसी भी तरह से, चाहे हम साइबर वार, अब देखिए साइबर वार इज मोर डेंजरस देन नॉर्मल। अब यूक्रेन का और अगर हम ईरान का अगर ले, यूक्रेन को कब्जा करना इसलिए सेना अंदर भेज रहा है। रसिया इजराइल का भी ऐसा मोटिव नहीं है, अभी मोटिव है कि विद इन से इनका रेजिम चेंज हो जाए। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि यही स्थिति, फास्फोरस को वाइड स्प्रेड में यूज नहीं कर सकते। जो बड़ा देश अगर जियोग्राफिकल एरिया का, जैसे भारत हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, या ऐसे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया जो है भारत से बड़ा देश है, ऐसे देशों में यूज नहीं कर सकते। वो कहीं छोटा सा एरिया में जरा सा करने के लिए यूज किया जा सकता है। जी, यानी कि ईरान के इन दावों पर पूरी तरीके से यकीन भी नहीं किया जा सकता है, आप कुल मिलाकर ये भी कह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत सारी, लेकिन चूंकि युद्ध चल रहा है तो बहुत सारी रिसर्च एजेंसी मैदान में नहीं होगी। लेकिन एक चीज मैंने कैच किया कि एक तो रिसर्चर्स है जिसने इसको पब्लिश किया, वो लेबनानीज है। दूसरा है कि उन्होंने बोला सोशल मीडिया से क्लाउड बर्स्ट के 8 फोटो लिए, उस 8 फोटो से उनको संभावना ऐसा लगता है कि हुआ होगा। तो बीइंग जैसे हम और आप सब लोग एक रिस्पॉन्सिबल है, यू कैन नॉट कंक्लूड इट। ठीक है, जेके बंसल जी, अंतर्राष्ट्रीय कानून का हम जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये गलत है, लेकिन इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भी पूरी तरीके से अपनी भूमिका निभानी चाहिए और फिर एक इंटरवीन करना चाहिए, इंटरफेरेंस करना चाहिए। यूक्रेन की हम बात करते हैं क्योंकि डीके गुप्ता जी कह रहे हैं कि हम ईरान के दावों पर पूरी तरीके से रिलायबल नहीं हो सकते और उसको हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि भाई हाँ ये हुआ है। ईरान दावे कर रहा है कि यहाँ पर 400 लोगों की तड़पा कर मौत हो गई है, लेकिन उसका कोई आंकड़ा अगर हम डोमेन में देखें तो वहाँ पर नहीं नजर आता है, किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका कोई आंकड़ा नजर नहीं आता है, जैसे कि डीके गुप्ता जी कह रहे हैं। तो ये क्या एक वर्ल्ड वाइड एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश अब ईरान कर रहा है?
बहुत सही आपने कहा, नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश है। और डॉक्टर गुप्ता ने बिल्कुल बड़े अच्छे से समझा दिया है इसको कि किसी भी आज की तारीख में अब देखा जाए तो ईरान ने काफी प्रोपेगेंडा वार की हुई है। प्रोपेगेंडा वार को वो कहते हैं कभी तो कि हमने जो है अमेरिका के सैनिक को कब्जा उनको कैद कर लिया है, कभी कहते हैं हमने जो है अब्राहम लिंकन को वो दिया है। तो वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं डिमोरलाइज करने के लिए और सिंपैथी या गेन करने के लिए। अब रही बात यह है कि ईरान का तो लेबनान में मतलब क्या है, लेबनान के अंदर उन्होंने अपने प्रॉक्सी रखे हुए हैं, वो हिजबुल्लाह है। और आप देखेंगे जो अभी अगर देखा जाए तो इसराइल एक ऐसा कंट्री है वो बहुत प्रिसाइज अटैक करता है। और उसका भी कारण यह है कि अगर आप बिना मतलब में सिविलियन को मारेंगे उससे वो फायदा होने वाला नहीं, आपकी सिंपैथी भी जाएगी, दूसरा आपका अम्यूनिशन भी वेस्ट जाएगा। एक मैं फोटो देख रहा था कि इसराइल ने जो है बेरूत के अंदर में एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ एक होटल के अंदर में जो रह रहा था एक इनका आईआरजीसी का आदमी, उस फ्लोर के ऊपर में अटैक किया करके मारा वो। तो इसलिए जो है इसराइल ऐसा करेगा ही नहीं, करता ही नहीं है। हालांकि जो ईरान है, अब ईरान एक डेस्परेशन में आकर के और अभी सारे कंट्री के ऊपर में वो अटैक कर रहा है। गल्फ कंट्रीज में जाकर आप देखिए उनके जो मिलिट्री बेस है अमेरिका के वो तो है ही, वहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन को भी वो ध्वस्त कर रहे हैं। जो है अब रिपोर्ट ये आई थी कि दो तीन लोग जो हैं वो बांग्लादेश के और जो पाकिस्तान के थे वहां भी वो भी मारे गए हैं। तो अब ये क्या उचित है कि वो दूसरे कंट्रीज के लोगों को भी मार रहे हैं वहाँ। तो ईरान अपने आप वो जो अभी आईआरजीसी है वो बिल्कुल बेलगाम है और वो बिल्कुल एक तरह के आप समझिए उनके अंदर मानवता की तो कोई चीज ही नहीं है। जो आईआरजीसी के ही लोग हैं जो जाते हैं हमास के अंदर में या हुती है हिजबुल्लाह। अब हमास का जो केस है वो जो 7 अक्टूबर 2023 को हुआ था, 1200 लोगों को मार दिया गया और 250 को ले गए और उनको कैद में रखे फिर बार्गेन कर रहे हैं उसके साथ में। तो ऐसे जो है ना ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो, तो इसलिए उनका एम जो है ना कुछ एक तरह से अफरा तफरी का माहौल क्रिएट करना है, कोई खास एम है नहीं। जिस तरह की लड़ाई एक ये मूवमेंट लड़ते हैं क्रिएट करने का मोटिव भी हो सकता है, एक शील्ड क्रिएट करने का एक मोटिव भी हो सकता है कि अपनी कुछ कार्रवाई वो वहाँ पर कर रहे हो और उसको छिपाना चाहते हो। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हमें हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का। और फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।